हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के ग्रेविटेशन चैप्टर से हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर दी सरफेस ऑफ द मून वुड। क्या कह रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट जिनके जो मासेस हैं वो डिफरेंट है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो फ्रीली फॉल कर रहे हैं तो सरफेस ऑफ द मून वुड, तो इसका आंसर क्या आएगा, हैव सम वेलोसिटीज एट एनी स्टैंड। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा फर्स्ट। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? फर्स्ट। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो सबसे फर्स्ट की इसका ऑप्शन क्या दिया है। सबसे पहले तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन समझते क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, एक हाइट पे ले जा करके उसको फॉल कर रहे हैं। सपोज वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टोन है, उसको एक हाइट पे, क्या है, एक हाइट पे ले जाके हम उसको क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम उसको फॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो एक हाइट, एक क्या कर रहे हैं, एक ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा मून है, सॉरी, ये हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं कि अर्थ पे ले, इसको क्या कर रहे हैं, अर्थ से मतलब एक हाइट पे ले जाके क्या कर रहे हैं, इसको ड्रॉप करते हैं। एक हाइट पे ले जाके ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं। सपोज वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है हमारा, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये स्टोन है। तो स्टोन को हम एक हाइट पे ले जाके ड्रॉप करते हैं तो ये क्या होगा, चलो बताओ, ये क्या होगा, ये नीचे क्या करेगा, ये नीचे फॉल होगा। क्यों फॉल हो रहा है, क्यों फॉल हो रहा है, क्योंकि ये हमारा अर्थ है। अर्थ एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। क्या होता है, ग्रेविटी। हमने चैप्टर, हमने इसके इसमें पढ़े हैं, हमने इसमें कि ग्रेविटी होता क्या है। तो ग्रेविटी, हमारे न्यूटन एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, न्यूटन साइंटिस्ट ने एक बार क्या हुआ, उन्होंने अपने, उन्होंने देखा कि एक एप्पल का ट्री है, ठीक है, एक एप्पल का ट्री है जिसमें से क्या हो रहा है, एक एप्पल फॉल हो रहा है, ठीक है, एप्पल गिर रहा है। तो उसको उन्होंने देखा तो उन्होंने डिस्कवर किया ये जो एप्पल है, ठीक है, ये सीधा ये फॉल नीचे ही क्यों गिर रहा है, इसको नॉर्थ में भी गिरना चाहिए था या तो फिर साउथ में गिरना चाहिए था, नहीं, ये डायरेक्ट किस में गिरा, ये अर्थ पे क्यों गिरा। तो उन्होंने बताया कि अर्थ, फिर उन्होंने डिस्कवर किया तो पता चला कि अर्थ एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसको अपन बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। एंड प्लैनेट्स के यहाँ पे अर्थ के बाहर जो भी ग्रेविटेशनल, उन्होंने एक और बताया था ना जिसको अपन बोलते हैं ये ग्रेविटी। ग्रेविटी तो पता चल गया, ग्रेविटी क्या होता है, जो अर्थ एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, अर्थ के पास एक ऐसा फोर्स है जो हर चीज को क्या करता है, जितने भी ऑब्जेक्ट वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। तो ये जो एप्पल था, एप्पल भी नीचे फॉल हो रहा था। क्या हो रहा था, ये जो एप्पल था ना, एप्पल भी नीचे फॉल हो रहा था, मतलब ये नीचे ही क्यों गिरा था, ये ग्रेविटी। उन्हें पता लगाया कि अर्थ हमारा एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। तो ग्रेविटी की वजह से वो क्या करता है, नीचे गिरता है ना। ग्रेविटी की वजह से क्या कर रहा है, वो नीचे गिर रहा था, ये तो हमें पता चल गया। फिर हमारे न्यूटन साइंटिस्ट ने ये कहा कि अर्थ जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो तो क्या है, ग्रेविटी है। एंड और भी जो प्लैनेट्स हैं, हर एक ऑब्जेक्ट, मतलब यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सब क्या करते हैं, सबके पास एक फोर्स होता है, एक फोर्स होता है जिसको अपन बोलते हैं, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट, तो हर एक ऑब्जेक्ट अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इसको उन्होंने बोला कि ये जो अट्रैक्ट कर रहा है इसी को उन्होंने बोला ग्रेविटेशन। क्या बोला, ग्रेविटेशन। ठीक है, क्या बोला, ग्रेविटेशन। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आया कि अगर दो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशन हो रहा है, मतलब दो, हर एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस तरह से तो हमारा जो एक प्लैनेट है दूसरे प्लैनेट से कॉलिजन होना चाहिए, है ना, दोनों को टकरा देना चाहिए, कॉलिजन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं, क्यों नहीं होता। हमने पढ़ा है कि एक ये हमारा सर्कल होता है जिसमें क्या होता है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है,
ठीक है, जो न्यूक्लियस लगाता है, एंड बाहर जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स के रीजन से ही, ठीक है, के कारण ही दो जो प्लैनेट्स होते हैं वो कॉलिजन नहीं करते। ये तो हमारा ये डाउट क्लियर हो गया। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हर एक हम क्या करते हैं, अर्थ हमारा एक हाइट पे ले जाते हैं एक ऑब्जेक्ट को, और वहां से हम उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं। तो इसमें जो मोशन होगा, ठीक है, इसमें जो मोशन होगा वो क्या होगा, एक्सीलरेशन। मतलब ये जो एक्सीलरेशन होगा मतलब वो क्या होगा, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे फॉल होगा। तो ये जो इसमें जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है ना। एंड इसका जो एक्सीलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। मतलब मान लो एक ऑब्जेक्ट हम क्या है, जैसे हम लोग फोर्स में पढ़े हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो डिस्प्लेस होता है, जिसमें हम लोग देखे थे कि फोर्स इक्वल होता है, क्या होता है, m इंटू ए। मास होता है मतलब उसका एक्सीलरेशन होता है ना। तो इसमें जो एक्सीलरेशन, मान लो एक ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वैसे थोड़ा सा क्या करेगा, मूव आएगा, फिर ये रुक जाएगा। तो मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी। बट यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होता है ना, ये जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन में क्या होता है, ये हमारा एक्सीलरेशन में जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। मतलब एक बार छोड़ने पे हमें और दोबारा उसमें फोर्स डालना नहीं पड़ रहा है, वो सीधा क्या हो जा रहा है, फॉल हो जा रहा है। मतलब इसमें जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे ले जाकर उसको ड्रॉप करते हैं तो उसमें जो एक्सीलरेशन होगा ये यूनिफॉर्म होगा। इसी को, एंड उसमें जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। एंड इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, है ना। तो इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन, बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसको बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम हाइट पे ले जाते हैं, उसको वहां से हम ड्रॉप करते हैं, तो उसमें जो एक्सीलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है ना। इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो, दिस सम वन इक्वेटर एंड पोल्स। तो देखो ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू क्या है ना। तो देखो ये हम देखे थे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आते हैं ना। तो ये हमारा अर्थ है, हमें पता है कि जो हमारा अर्थ होता है वो कैसा होता है, वो एक तरह के ओवल शेप में होता है ना। तो इस टाइप से अपन देखें तो ये ये इस टाइप से है ना, ये इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ठीक है। ये इस टाइप से इनका जो शेप होता है, ठीक है। ये, तो ये देखो, तो बीच में क्या होता है, हमारा सेंटर न्यूक्लियस जिसको अपन बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना कि इनका देखो यहाँ से ये जो हम रेडियस फाइंड करें, ये हमारा, इसको बोलते हैं पोल्स। क्या होता है, ये पोल्स होते हैं ना, ये नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल्स। तो हमेशा याद रखना कि आप देखो इनका रेडियस अगर हम फाइंड करें तो ये इनका जो रेडियस है ये क्या होगा, ज्यादा होगा, एंड इनका जो रेडियस है ये कम होगा, है ना। तो ग्रेविटी, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो ये इनका ये जो है ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। मतलब जितना ज्यादा रेडियस, हम जैसे मैग्नेट को लेते हैं, मैग्नेट को अगर हम दूर दूर में रखें तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है। एंड जो पास आता है वो जल्दी से क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। एंड उसी तरह अगर रेडियस ज्यादा हुआ तो हमारा जो फोर्स, जो हमारा ग्रेविटी फोर्स है ना वो कम होगा। एंड अगर रेडियस कम हुआ तो हमारा जो ग्रेविटी फोर्स है वो क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड तो यहीं पे ये होता है कि जो इक्वेटर पे रहने वाले जो होते हैं ना, उन पे जो ग्रेविटी फोर्स होता है वो कम होता है। एंड वहीं अगर कंपेयर करें तो उसमें पोल्स में क्या होता है, उसकी ग्रेविटी फोर्स जो होता है, ग्रेविटी जो होता है वो ज्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सम ऑन इक्वेटर एंड पोल्स। सेकंड क्या है, इज लीस्ट ऑन पोल्स। पोल्स में जो ग्रेविटी होता है वो ज्यादा होता है, इक्वेटर में क्या होता है, कम। तो इसका आंसर क्या होगा, इज लीस्ट ऑन, क्या होगा ये, इक्वेटर। तो इसका आंसर ये हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन two object is F is masses of both object are had without changing the distance between। दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिनके मास क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ इज एफ, फोर्स उसमें लग रहा है फोर्स एफ, ठीक है। एंड मासेस बोथ ऑब्जेक्ट वेल विदाउट चेंजिंग, उनके जो मास है वो क्या है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम।
तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हम जैसे कि क्या निकाले थे हम, क्या यूनिवर्स इसको हम क्या निकाले थे, हमारा होता है एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ होता है ना। तो उसमें हमने क्या देखते हैं, उसमें हमने देखा है कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट क्या होता है जिनका मास m1 एंड m2 होता है ना। तो ये क्या होता है, ये m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मास के, ठीक है। एंड इनके जो ये m जो फोर्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r के स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहीं पर ये कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन, आगे हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन दो ऑब्जेक्ट है जिनमें मासेस हैं, ठीक है, तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बिकम क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा इसका F/4, ठीक है, F/4 क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय इज रीलिंग स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल पाथ पुलर पाथ इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स एंड द स्टोन। अगर एक बॉय है वो क्या कर रहा है, एक स्टोन को थ्रेड से वो क्या कर देता है, थ्रेड से वो बांधा हुआ है एंड उसको हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एरिया पे उसको हम लोग क्या करते हैं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराते हैं, है ना। तो जैसे ही उसका जो थ्रेड है स्टोन को हम, ये तो प्रैक्टिकल भी हम करके देख सकते हैं, एक क्या करते हैं एक स्टोन को हम क्या करते हैं थ्रेड से बांध देते हैं, ठीक है, धागे से, एंड उसको हम क्या करते हैं घुमाते हैं, राउंड घुमाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जो इसका जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। तो वो जो स्टोन है वो इधर क्यों, ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, क्यों होता है, तो देखो क्या होगा, ये अपने सर्कुलर पाथ से क्या होता है हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, तो इधर देखो क्या करते हैं हम, ये हमने पढ़ा है कि इसमें हमने क्वेश्चन, अभी हमने क्वेश्चन से सॉल्व किया है कि एक होता है हमारा, ये जो हमारा दो ऑब्जेक्ट, हमारा जो न्यूटन साइंटिस्ट है ना, न्यूटन साइंटिस्ट ने कहा कि यूनिवर्स, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्ट करता है, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के पास, हर ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स होता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये अभी हम देखें तो इसके वजह से दोनों ऑब्जेक्ट को क्या कर देना चाहिए, कॉलिजन होना जाना चाहिए। हमारे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे, मतलब एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट्स को क्या करना चाहिए, उसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करना, कॉलिजन होना जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, ये इस वजह से नहीं होता। जैसे कि क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस एक क्या करता है, हमारा न्यूक्लियस एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसको हमने बोलता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। एंड उसी तरह ये जो धागा होता है ना, इसे स्टोन से बंधा हुआ होता है एंड उसको हम लोग क्या करते हैं सर्कुलर पाथ पे क्या करते हैं, उसको रिवॉल्व कराते हैं, वो घूमता ही रहता है एंड जैसे ही उसका थ्रेड टूटता है तो इस डायरेक्शन में वो क्या होता है, एक सीधी डायरेक्शन में वो टूट जाता है ना, तो अपने पाथ से वो हट जाता है। ऐसा क्यों, बिकॉज ये जो न्यूक्लियस जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस जो फोर्स लगा है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड इसमें जो फोर्स एक्सर्ट है जिससे वजह से जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ना वो बाहर आ जाएगा, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा हमारा कि will move along a straight line to the circular path। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी, वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है, will move along the straight line, ठीक है, tangential is to the circular path। देखो ये क्या करेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा एंड ये सेंट्रीफ्यूगल, तो इसकी की वजह से या जैसे ही धागा टूटता है तो ये एक स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा अपने पाथ से, ठीक है। तो ये होता है, ये हमारा आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, ठीक है, बोल रहा है कि दो क्या कर रहे हैं, अब इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो हमारे न्यूटन के अकॉर्डिंग हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। तो यहाँ पे हम लिख ले, ठीक है, क्या दो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो दो बॉडीज हैं, टू बॉडीज हैं, ठीक है, क्या है, टू बॉडीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा ये,
एक का हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक का ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है एंड एक ऑब्जेक्ट बी है एंड एक का मास है m1 एंड सेकेंड का मास है m2 एंड दोनों के बीच जो फोर्स है वो लग रहा है ना, ये हमारा एक फोर्स m1 और m2 दोनों r, तो हमने देखा था कि r की जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 एंड m2 के, एंड यहीं पे अगर डिस्टेंस है तो ये हम लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, एंड जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। इन्वर्सली मीन्स एंड डायरेक्टली मीन्स क्या समझते हैं? इन्वर्सली मतलब अगर जितना ज़्यादा ये आर के स्क्वायर के ना, तो ये देखो ये हमारा इक्वेशन सेकेंड, एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को कंबाइन करने पे हम क्या आ जाएगा निश, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर ये हो जाएगा हमारा फोर्स इक्वल m1 m2 बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। एंड ये जो हमारा फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा जी तो m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो जी है वो क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मतलब पूरे यूनिवर्स में इसका जो वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा जी की वैल्यू। तो ये होता है हमारा, एंड यहाँ पे हम टू बॉडीज लिए हैं, एनी टू बॉडीज हैविंग सम मासेस, हाँ एक का मासेस m1 एंड एक की मासेस m2, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एनी टू बॉडीज, ये क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखो द वैल्यू ऑफ, क्या कह रहे हैं? क्वांटिटी जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो क्या होगा इसका आंसर? डिपेंड ऑन मास ऑफ अर्थ ओनली, डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ अर्थ ओनली, ठीक है। ग्रेविटेशन बोल रहा है, जहाँ पे ग्रेविटेशन में क्वांटिटी क्या होगी? जी की। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अभी देखें हम क्या देखे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर आएगा हमारा डी इज, क्या आ जाएगा? इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब हमारा जो अर्थ है, ठीक है, उसके रेडियस के ऊपर कि हमारा जो ग्रेविटी जो फोर्स है जी की वैल्यू, यहाँ पे ये क्या करता है? ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि अभी हम लोग न्यूटन ने क्या कहा कि हर एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे इसका क्या? अट्रैक्टिव नेचर होल्ड गुड ऑल बॉडीज ऑफ एनी शेप एंड साइज द यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है? क्या रहता है? यहाँ पे हम देखें तो, ठीक है, यहाँ पे क्या करता है? होल्ड गुड्स ऑल बॉडीज, जितने भी बॉडी उनका शेप साइज यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सी, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना वो क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन किससे किसके बीच के फोर्स वो एग्जर्ट करता है यहाँ, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? एनी टू बॉडीज हैविंग, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिनके मास क्या होंगे? इनका डिस्टेंस आर, इनका मास m1 और मास m2, तो यहाँ पे टू बॉडीज हैविंग सम मास, क्या हो जाएगा? एनी टू बॉडीज हैविंग सम मासेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर? सी, टू बॉडीज हैं, ठीक है, जिनके मासेस क्या होंगे यहाँ पे, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो ऐसा यूनिट ऑफ मास, तो सबसे पहले कि मास होता क्या है, हम मास के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मास क्या होता है? मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये पूछ रहा है ना हमारा। तो देखो मास क्या होता है? मास जो होता है कि एक क्वांटिटी, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम लोग हर चीज में, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं कि हर एक एलिमेंट्स का मास क्या है एंड मॉलिक्यूल का, हर चीज में हम मास बोलते हैं, हम कभी वेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो मास होता है ये कांस्टेंट होता है, ये मास उसको बोलते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने देखा कि एटम्स मिल करके क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स, तो ये जो एटम्स का मास होगा ना, केमिस्ट्री लैंग्वेज में हम देख रहे हैं एटम्स का जो मास होगा, तो ये जिस मास से, जिस क्वांटिटी से कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, जिस मास से जिस क्वांटिटी से जो बना होता है, ठीक है,
उसके प्रोडक्ट जो मास होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मास। मतलब वो जिस क्वांटिटी से बना हुआ है, जिससे बना हुआ है, जैसे कि एटम से मिलकर बना होता है एलिमेंट्स, तो इस एलिमेंट से जो मास होंगे, वेट मास होंगे, उसको क्या बोलते हैं, उसका मास बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मास, एंड जो मास होता है ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये चेंज नहीं होता, एक प्लेस से जाने पे दूसरे प्लेस पे जाने पे ये चेंज नहीं होता। एंड ये जो मास होता है ना, ठीक है, ये होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स क्या समझते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता ना, तो इसको बोलते हैं मास। एंड मास का ऐसा यूनिट, मास को हम लोग ऐसा यूनिट, जैसे कि हर एक ऑब्जेक्ट का हम मास देते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ भी सपोज हम कुछ खरीदने भी जा रहे हैं तो हम उसका मास ही, तो हम उसको क्या से डिफाइन करते हैं, हम उसको केजी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केजी। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट। क्या कह रहा है कि force of attraction between two unit point masses separate by a unit distance equality है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है एंड दूसरा ऑब्जेक्ट, दोनों एक दूसरे, दोनों का हम नेम देते हैं ए पी। एक दो मासेज हैं जिनका एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो r है ना, आर्क। तो ये जो फोर्स, दोनों के बीच जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के, एंड यही फोर्स क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। तो ये यहाँ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ये कौन कहता है, ये न्यूटन के अकॉर्डिंग कहता है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना फोर्स, हाँ, क्योंकि जितना ज़्यादा दूर रहेगा, ठीक है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जैसे ही पास आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए, क्या होता है, फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, जल्दी एक दूसरे से अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसीलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फोर्स एरिया के ऊपर डिपेंड करता है ना, मतलब डिस्टेंस के ऊपर। जैसे कि हम लोग मैग्नेट में लिए थे, अगर दो मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं, दूर दूर है जो मैग्नेट ना, एक मैग्नेट है और दोनों मैग्नेट में जो डिस्टेंस होगा, अगर उसी डिस्टेंस को हम कम कर दें तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फास्ट होगा, एंड दूर कर दे तो इसमें क्या होगा, एक दूसरे से वो क्या करेंगे, ट्रैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, जल्दी से दूर कर दे तो इसीलिए तो हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से करें, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से करें तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम करें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फोर, डायरेक्टली कंबाइन करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 और m2, ठीक है, अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा तो g कांस्टेंट आ जाएगा, एंड m1 ये g कांस्टेंट है, g, तो g कांस्टेंट है, मतलब g का वैल्यू पूरे यूनिवर्स में क्या होगा, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g क्या है, यहाँ पे g ही फाइंड करना है, तो ये हमारा होगा आंसर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो द वेट ऑफ ए मैन on the surface of moon is 300। क्या कह रहा है, 300 न्यूटन the weight, ठीक है, the weight of this man on surface of the earth। देखो, ये जो अर्थ होता है ना, अर्थ पे हम एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ठीक है, एंड उस ऑब्जेक्ट का मास तो सेम रहेगा। उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को हम मून पे जाए, तो वही ऑब्जेक्ट हम मून पे रखते हैं, तो दोनों में जो ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो किसमें ज़्यादा लगेगा। तो हमेशा याद रखना कि जो हमारा फोर्स, हमारा जो मून होता है ना, मून होता है 1/6, मतलब हम जितना फोर्स जो अर्थ पे लगेगा ना, ठीक है, उससे 1/6 फोर्स किसमें लगेगा, वो मून पे लगता है। किसमें, मून पे। तो अगर इसी को, इसकी वैल्यू, हमारी मून की वैल्यू कितना गिवन है, कितना है ये हमारा 600 है ना, 600, तो 1/6 इसका डिवाइड फॉर्म में इधर आके वो इंटू फॉर्म में आ जाएगा, है ना, क्या फॉर्म में आ जाएगा, इंटू फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 18, क्या हो जाएगा ये हमारा 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, 18 ये इधर आके इंटू फॉर्म में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 18 न्यूटन। तो इसका जो न्यूटन फोर्स लगेगा वो 1800 होगा। ठीक है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो ऐसा यूनिट ऑफ वेट। अब देखो ये वेट क्या होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो वेट होता है ना, ये वर्टिकली डाउनवर्ड होता है।
मतलब ये क्या होता है, वर्टिकली इस डायरेक्शन में होता है। एंड हम पढ़ा है कि ये जो इस डायरेक्शन में होता है उसमें हम हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है। एंड इसमें जो एक्सेलरेशन भी होगा वो किसके वजह से होगा, जैसे कि हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये हमारा अर्थ, क्या है, ये हमारा अर्थ। एक ऑब्जेक्ट को हम हाइट से क्या करते हैं, एक हाइट पे ले जाके उसको ड्रॉप करते हैं, तो उसमें एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। मतलब इसी तरह ये जो वेट होता है ना, इसमें जो एक्सीलरेशन होता है, एंड इसमें जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो क्या होता है, ग्रेविटी होता है। एक्सीलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी। एंड जो ग्रेविटी क्या है, अर्थ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो ये जो वेट होता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेट, वेट, ठीक है, वेट इज इक्वल होता है, यहाँ पे हम ले लेते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। हमने पढ़ा है फोर्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन में, हमने पढ़ा है कि जी हम किसी ऑब्जेक्ट, फोर्स इज इक्वल क्या होता है, m इंटू ए। m क्या है यहाँ पे, मास है, एंड a क्या है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है ना। तो ये जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट को हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसमें एक्सीलरेशन होगा। तो ये जो एक्सीलरेशन होता है किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक तरह से जो फोर्स है ना, सॉरी वेट जो है ना, एक तरह का फोर्स ही है जो वर्टिकली डाउनवर्ड में हो रहा है, मतलब ग्रेविटी के है ना, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेट एक तरह का फोर्स ही है, तो फोर्स इक्वल होता है m इंटू ए। मतलब यहाँ पे जो वेट है, वेट को w से डिनोट करते हैं, एंड f। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो एक्सेलरेशन होता है वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पे m इंटू जी। तो यहाँ पे जो वेट होगा वो होगा m इंटू जी। क्या होगा, m इंटू जी। मतलब एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, m इंटू जी, ठीक है। एंड जो वेट होता है ना, ये क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स क्या होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब देखो ये डायरेक्शन बता रहे हैं ना कि ये क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो ये डायरेक्शन भी बता रहे हैं एंड मैग्नीट्यूड भी होता है। तो एंड डब्ल्यू का यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, अभी हम लोग देखें कि वेट एक तरह के क्या है, फोर्स ही है। तो फोर्स का हम ऐसा यूनिट क्या लेते हैं, फोर्स का ऐसा यूनिट हम लेते हैं न्यूटन। क्या लेते हैं हम, न्यूटन, ठीक है, क्या लेते हैं हम, न्यूटन। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, वेट का ऐसा यूनिट क्या लेंगे, यहाँ पे देखो ये मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हम क्या लेंगे, इसका क्या ले लेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेट। वेट का ऐसा यूनिट हम ले लेंगे न्यूटन। क्लियर है, ये इसका आंसर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द मास ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 3 kg एंड मास ऑन द सरफेस ऑफ द मून विल बी, क्या होगा, ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका सरफेस पे अर्थ पे 30 kg है, क्या होगा, 30 kg। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 30 kg। क्लियर है।